हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक ही क्लासिक अकेडमी में आपका स्वागत है। और आधुनिक भारत का इतिहास, ये आपका एनसीईआरटी है। ये आपके आज से शुरू होगा और इसके आगे जो चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज रिवाइज होगा और इसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। बहुत से क्वेश्चन जो हैं प्रीलिम्स में, वो बहुत से क्वेश्चन में फंसेंगे। तो आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें चैप्टर दिए हुए हैं वो उनका फिर है। फर्स्ट जो है 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज। जो फर्स्ट दे रखा है इसमें कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, मराठा शक्ति का उत्थान और पतन, जनता की सामाजिक आर्थिक अवस्था और शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन तो है। इसके बारे में आगे चलेंगे और इसी के बारे में आपको आज बताएंगे कि क्या है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और मराठा शक्ति का अध्ययन और पतन जो है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर कि 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। तो इसके बारे में जो है बहुत सी नॉलेज है और आपको बताने जा रहे हैं कि 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज ये कैसा था। तो चलते हैं। मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ सिर उठाने लगीं और अपना दबाव बढ़ाने लगीं। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीतिक में व्यापक परिवर्तन हुआ और 18वीं सदी के दौरान बिगड़ते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और स्वतंत्र जो है शक्तियाँ उठ खड़ी हुई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद। अवध जो है ये अपना लखनऊ का जो है अवध को बोला जाता है और अवध है का ये उत्तर प्रदेश में है। तो जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही अंग्रेज़ों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो है इनको कि अंग्रेज़ों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो है इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। और इनमें से कुछ राज्यों जैसे अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है। और मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति जो है कि केंद्रीय शक्ति में जो है कमजोरी तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों की स्वतंत्रता के दावे से जो है इन राज्यों का जन्म हुआ। और दूसरे मराठा जो है कि दूसरे और मराठा, अफगान, जाट जो है हरियाणा में तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म जो है मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। न केवल दो के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भी भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में जो है स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था और फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मोटे तौर पर जो देखा जाए कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था और लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था और इनमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में जो है मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था। ठीक है, कौन नहीं पहुंच सका था? मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था। और मुगल साम्राज्य जो है कि मुगल साम्राज्य सम्राट की जो एक नामात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर और 18वीं सदी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की जो क्या थी उनको कि अपने पद को जो है वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। और बहरहाल में जो है कि इनमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर पर दो तरीके जो है और उसकी पद्धति को अपनाया। और पहले समूह में आने वाले जो है कि पहले समूह में जो है वाले जो है राज्यों ने जो है देखा जाए कि पहले समूह में राज्य वाले की उत्तराधिकारी के रूप में कार्यविधि जो है मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। और दूसरों ने जो है इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया था और जिसमें जो है मुगल शासकों की राज्य व्यवस्था भी शामिल थी। और इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। और निचले स्तर पर देखा जाए कि निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे छोटे सरदारों तथा जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। और किसानों के अधिशेष जो है उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। और समझे क्या हो जाते थे कि ये लोग जो है सफल भी हो जाते थे। और उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों तथा सरदारों से भी समझौता किया था तथा उनको अपने साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। और आमतौर पर देखा जाए कि आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया तथा सरदारों और
जागीरदारों और जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला और इन राज्यों की राजनीतिक लगातार जो है ओके राजनीति जो है लगातार गैर सांप्रदायिक और या धर्मनिरपेक्ष बनी रही और क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी और सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में से जो है ये शासक जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता या अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे कि शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अब उनके जो है उनके शासक का धर्म क्या है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है, इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता था। और मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई थी और चारों ओर अराजकता फैल गई और वास्तविक में तो वास्तविकता जो है यह है कि 18वीं शताब्दी में जो है प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अर्थव्यवस्था विद्वान थी और वह भारतीय राज्यों के अतिरिक्त मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। और हाँ, ये बात सही है कि 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुआ था कि 17वीं जो है कि 17वीं सदी में जो है 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुआ था वो उनकी रोकथाम इनमें से कोई भी राज्य सफलता से नहीं कर पाया और इनमें से सभी राज्य मूल रूप से कर उगाहने वाले राज्य बने रहे और जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती गई और कृषि से होने वाले आमदनी के लिए वे लगातार आपस में झगड़ते रहे और इसके साथ साथ किसानों जो है इसके साथ साथ जो है किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई और जहाँ इन राज्यों ने आंतरिक व्यवहार को जो है कि जहाँ इन राज्यों ने आंतरिक व्यवहार को जो है ठप नहीं होने दिया और वह इन्होंने विदेशों से व्यवहार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की मतलब ठप नहीं होने दिया और इन्होंने विदेशों से व्यवहार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की लेकिन अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया और इससे ये बात साफ हो जाती है कि वे आपस में संगठित क्यों नहीं हो सके और विदेशी आक्रमणों को विफल करने में उनको क्यों सफलता हासिल नहीं हो सकी। तो हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक, तो इसमें ये पता लगे कि उनको जो है क्यों सफलता हासिल नहीं हो सकी। तो हैदराबाद कर्नाटक, ठीक है, जो इनका युद्ध हुआ था हैदराबाद और कर्नाटक में, तो निजाम उल मुल्क आज़म शाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? देखो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया है कि निजाम उल मुल्क आज़म शाह ने जो है 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी और हैदराबाद के बाद जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी और औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। तो बंधुओं को जो कि सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी और उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। ठीक है, कि उसको दक्कन की वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था और 1720 से 1722 के बीच दक्कन में जो है उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। और वह 1722 से 1724 तक जो है साम्राज्य का वजीर रहा और मगर वह जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया था और इसलिए जो है उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था कि यहाँ उसने जो है हैदराबाद राज्य की नींव रखी जिस पर उसने कठोरतापूर्ण शासन किया और उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया और उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी और सुलहनामे किए और खिताब बांटे और जागीरें तथा ओहदे दिए। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई और उदाहरण के लिए एक पूर्णचंद पूर्णचंद उसका दीवान था और उसने जो है
दक्कन के मुगलों के नमूने पर जागीरदार क्या किया था कि जागीरदारी जो है प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया और उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा और उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की भी कोशिश की और मगर 1748 में क्या हुआ था कि 1748 में कि मगर 1748 में जो है उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का भी शिकार हो गया था और दिल्ली में सक्रिय जो कि दिल्ली में सक्रिय थी। कर्नाटक कि जो कर्नाटक है वो दक्कन मुगल का एक सूबा था। तो कर्नाटक जो है किसका एक सूबा था? दक्कन मुगल का एक सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निज़ाम के अधिकार के अंतर्गत आता था और मगर व्यवहार में जिस प्रकार निज़ाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। तो अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर जो है अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था और अतः कर्नाटक के नवाब शहदुल्ला खां ने अपने भतीजे दोस्त अली को निज़ाम को मंजूरी के बिना किसके बिना कि दोस्त जो हैं कि अपने भतीजे दोस्त अली को निज़ाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। और बंगाल में क्या हुआ था कि केंद्रीय सतह की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया था और मुर्शिद कुली खां को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया। तो 1717 में जो है जाकर बंगाल का सूबेदार किसको बनाया गया था? मुर्शिद कुली खां को बनाया गया था और मगर वह उसका वास्तविक शासक जो था 1700 से ही था और जब उसे दीवान बनाया गया था तो उसे खुद को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया और यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफ़ी बड़ी रकम बेचता रहा और उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से जो है कि अंदर और बाहरी खतरे से यह बंगाल को मुक्त कर बाद शांति कायम की और अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया था और इसके शासन के दौरान जो है केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह जो है सीताराम राय और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। तो पहला विद्रोह किसने किया था? सीताराम राय और उदयराम नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था और उसके बाद सुजादा खां ने बगावत की और अंतिम विद्रोह नजात खां का था और उनको हराने के बाद जो है मुर्शिद कुली खां ने उनकी जमींदारियां जो हैं अपने कृपा पात्र रामजीवन को दे दी थी और मुर्शिद कुली खां ने 1727 में जो है कि मुर्शिद कुली खां 1727 में मर गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1727 में हुई थी। तो 1727 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया था। तो 1739 तक जो है बंगाल पर शासन किसने किया था? उसके दामाद जो है सुजाउद्दीन ने बंगाल पर शासन किया था और उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया और जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अली वर्दी खां को जो है नवाब बनाया गया। नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया और उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया और मुर्शिद कुली खां ने प्रशासन में जो है मितव्ययिता बरती। उसने बंगाल की वित्तीय मामलों का प्रबंधन नए सिरे से किया। नए सिरे से किया जी कि उसने बंगाल की वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से किया और ये क्वेश्चन जो है और उसने जो है कि उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को जो है खालसा भूमि बना दिया था और इजारा व्यवस्था के आरंभ की
ठीक है। इजारा व्यवस्था मतलब इजारा व्यवस्था क्या होती है कि ठेके पर भू राजस्व वसूल करने, ओके, जो वसूल करते हैं की व्यवस्था जो थी, ओके। और स्थानीय जमींदारों और सौदागरों को साहूकारों के बीच, ओके, सौदागर और साहूकारों के बीच जो है से उसने राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागरों साहूकार भर्ती की, और उसने, ओके, कि उसने जो है गरीब खेतीहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर वो राजस्व देने में समर्थ जो है, ओके, कि समर्थ क्या किया था कि समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए थे, और इस प्रकार बंगाल सरकार के संसाधनों, ओके, संसाधनों को बढ़ा सका, ओके, बढ़ा सका। और कहने मतलब ये था कि मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और ज़मींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया, और इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की, ओके, और कानूनी टैक्स हटा दिए। कौन से टैक्स हटा दिए थे? गैर कानूनी टैक्स हटा दिए। और तथापि उसने ज़मींदार और किसानों से लगान की क्या की थी? लगान की बड़ी वसूली जो है, ओके, वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की, और उसके सुधारों का एक परिणाम ये हुआ, समझे, कि उसके सुधारों का एक परिणाम ये हुआ कि अनेक पुराने ज़मींदारों को निकाल बाहर किया गया था, ठीक है, कि अनेक पुराने ज़मींदारों को जो है निकाल बाहर किया गया था, और उनकी जगह पर अभी पनपी इजारेदार आ गए। और मुर्शिद कुली खां और उसके बाद नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए, और उन्होंने जो है सबसे ऊंचे नागरिक ओहदे और कहीं फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, और जिन पे जो है, ओके, कि जिनमें अधिकतर हिंदू थे, ठीक है, कि बंगालियों पर जो है कि ओहदे पर बंगालियों को रखा, जिनमें अधिकतर कौन थे? अधिकतर हिंदू थे। और इजारेदारों को चुनते समय मुर्शिद कुली खां ने स्थानीय जमींदारों और महाजनों को प्राथमिकता दी, जिनमें अनेक हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया था, ठीक है। तो बंगाल में किसको एक जन्म दिया था? एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया था। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारियों को बढ़ावा दिया, और नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया, और उन्होंने अफसरों को निजी व्यापार को रोक दिया, और साथ ही निजी प्राइवेट जो कंपनियां जो होती हैं, ओके, कि निजी व्यापार को रोक दिया, और साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारिक कंपनियों तथा उनके नौकरों पर जो है कड़ा नियंत्रण रखा जाए, मतलब कि नज़र रखी जाए कि, और उन्होंने जो है, ओके, कि उन्हें अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। और उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानूनों का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों को बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। और अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी, और इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नामसमझ और लापरवाह साबित हुए, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी, और नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया, और वह कंपनी की उनकी तरफ से जो है धमकियाँ आने लगी थी, ठीक है। ये धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे, मगर उनका निरंतर ये विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती थी, और वह इस बात को महसूस नहीं कर सके कि अंग्रेजी कंपनी व्यापारियों की कंपनी की प्रतिनिधि थी। शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उससे संपर्क का अभाव उनके लिए जो है बड़ा महंगा पड़ा, और नहीं तो अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में पश्चिमी व्यापारिक कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में जो है उनको जानकारी आवश्यक हो जाती है। और बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया, और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। और उदाहरण के लिए मुर्शिद कुली खां ने मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि मुर्शिद कुली खां की फौज में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे, और अलीवर्दी खां को जो है मराठों के बारंबार हमलों से तंग होना पड़ा, और
अंतोदवक से उसे जो है उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ा। और जब 1756-67 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजदौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने भी जो है विदेशी कंपनी की जीत में जो है काफ़ी योगदान दिया। और अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी जो है बंगाल के नवाब असफल रहे, और यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी काजी और मुफ्त घूस लेने में नहीं हिचकिचाते थे। और विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठाया। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी को पूरा फ़ायदा उठाया और सरकारी कानून कायदों और नीतियों की जड़ें खो दी। ठीक, तो ये यहाँ तक आपका रहेगा और इसमें क्वेश्चन जो है पूछते हैं, आप देखना इस वीडियो को, और बहुत से आपको जो है इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना।